आज हम लोग की है कौन सी क्लास? 4th क्लास, है ना। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कूलाम का नियम, है ना। सब लोग पढ़ भी लिए होंगे घर में। नियम सबको याद है? एक बार मैं 1 सेकंड में बता देता हूँ। F इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। दो चार्ज होते हैं, एक चार्ज ये Q1 है Q2 है, एक दूसरे से R दूरी पर होते हैं, तो उनके बीच बल लगता है। अगर समान आवेश है प्रतिकर्षण बल, विपरीत आवेश है आकर्षण बल। इसके हमने कुछ सरल वाले सवाल लगा लिए थे और उसी से रिलेटेड एक एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत सरल है और मेरे हिसाब से पेपर में आ सकता है। अपने एमपी बोर्ड में सब सरल आता है, कठिन कुछ भी नहीं आता है। इसमें क्वेश्चन क्या बोला है? वायु में एक दूसरे से 30 मीटर की दूरी पर दो आवेशित गोले। क्या बोला? वायु है, ये पूरा समझ लो वायु है, ठीक है। वायु में एक दूसरे से दूरी दी है, कितनी दूरी दी है? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चन में जो चीज चाहिए वो मैं बता रहा हूँ, ये ना सोचो कि क्वेश्चन क्या है, कहाँ है क्वेश्चन क्या है, जो चाहिए मैं बता रहा हूँ। 30 सेंटीमीटर दूरी पर दो छोटे आवेशित गोले हैं और दोनों पर चार्ज है ना। तो दो आवेशित गोलों पर जो चार्ज हो, पहला क्या? Q1 कितना है और Q2 कितना है, यही ना होगा और क्या होगा। Q1 दिया है 2 गुणे 10 की घात -7 कूलम, 2 गुणे 10 की घात -7 कूलम, और ये दिया 3 गुणे 10 की घात -7 कूलम, ठीक। 3 गुणे 10 की घात -7 कूलम। अब बोल रहे हैं उनके बीच कितना बल है। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, बहुत सरल है, पेपर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें हमें लाना है, आर भी दिया है 30 सेंटीमीटर और हमें फोर्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब इसमें ये नहीं लिखा है कि कूलाम का नियम लगाओ, वो तुम्हें अपने से सोचना पड़ेगा, ठीक। बच्चों वाला क्वेश्चन है, सबसे बन जाएगा ना। बस ना बनने वाली चीज जो तुम लोग से ये है, कक्षा 12वीं में शरीर पहुंच गया है, दिमाग 5वीं में है, इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का भाग। बताया था ना, सेंटीमीटर में तुम 100 का भाग दे दो, बल्कि यही लिख देते, सेंटीमीटर में 100 का भाग दे दोगे, क्या बन जाएगा? मीटर, ठीक। रोज रोज एक ही चीज पढ़ा रहा हूँ, उसको अब सीख लो। तो कितना हो जाएगा? 30/100 आ जाएगा। तो 0 0 कट गया, तो ये 3 गुणे 10 की घात -1 आ जाएगा। बस, कोई दिक्कत? अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर। जल्दी से लगा लेते हैं इसको, तुम लोग को कॉपी में भी लगाने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे सीधे लिख देंगे कूलाम के नियम से, है ना। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से F इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बहुत फालतू क्वेश्चन, ये आ जाएगा 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 कितना है? ये Q1 Q2 है, 2 गुणे 10 की घात -7 गुणे 3 गुणे 10 की घात -7। अब यहाँ देख लेना, माइक्रो इक्रो न दिया हो, कुछ नहीं दिया ना माइक्रो वगैरह, मस्त सरल क्वेश्चन है। R की वैल्यू कितनी है? ये रही 3 गुणे 10 की घात -1 गुणे 3 गुणे 10 की घात -1। यहाँ कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, आदमी एक ही बार रखता है, इसको थोड़ा ध्यान देना। यहाँ कितनी बार रखना है? 2 बार। जो कंफ्यूजन वाले पॉइंट होते हैं मैं बता देता हूँ। देखो 3 त्रिकाई 9 कट गया, 3 त्रिकाई 9, मस्त क्वेश्चन था। फिर ये 3 दूनी 6 बचा, बचा कि नहीं? संख्या संख्या देख लो, ये है और ये 3 दूनी 6 गुणे 10 की घात देख लो, ये हो गई 9 और ये 7 7 14, कितनी हो गई? -5। सही में -5 नीचे से ऊपर जाएगा +2, -5 नीचे से ऊपर जाएगा +2, कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। समझ गए? हाँ, इसको लगा लो तुम लोग, चलने दो, बढ़िया। ये वाला डन, सबसे बन गया। अगला क्वेश्चन है, उसको तुम लोग लगाओगे, मैं क्वेश्चन बताए दे रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं एनसीईआरटी के, मजे की बात है अपने पेपर में भी आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो अगले क्वेश्चन में बोला है 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश का एक गोला है। देखो एक गोला है, ये गोला कैसे हो सकता है? तो अंडा बन गया। ये गोला है 0.4 माइक्रोकूलाम का, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि किसी छोटे गोले पर एक अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण इतना न्यूटन बल लगता है। मतलब एक अन्य आवेशित गोला है, क्या बोला? एक अन्य आवेशित गोला है और उसके कारण इस पर क्या लग रहा है? बल लग रहा है। क्या लग रहा है? बल। अब बल का मान दिया है, बल लगता है 0.2 न्यूटन। कितना लग रहा है? 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है। समझ गए बात को? इसके कारण इस पर बल लग रहा है, ठीक। अब आगे क्या बोला है? यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम दिया है, तो हमें Q1 दिया है, हमें Q2 दिया है और बल दिया है। अब कुछ तो ज्ञात करना ही होगा।
हाँ, तो उसमें बोल दिया है यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम हो तो बताओ दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है। समझ गए क्वेश्चन कि क्वेश्चन लिखोगे? जगह छोड़ देना एनसीईआरटी सबके, ये हिल डुल क्यों रहा है? एनसीईआरटी सबके पास है ना, तो क्वेश्चन वहां से लिख लेना। एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन पेपर में यही सब आएंगे, थ्योरी नहीं आएगी तुम्हारी, बताए दे रहे ना ही कोई व्यंजक। देखो यहाँ पे दिया क्या है तुम्हें, Q1 दिया है, Q2 दिया है और R ज्ञात करना है और F दिया है। F दिया 0.2 न्यूटन, R ज्ञात करना है। Q1 की वैल्यू क्या है 0.4 माइक्रोकूलाम, Q2 की वैल्यू क्या है 0.8 माइक्रोकूलाम। माइक्रो जब लगाते हैं तो 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम और ये बनेगा 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। आ गया? अब अगर तुम इनका पॉइंट हटाना चाहते हो तो भी हट जाएगा, ठीक, बाद में हटा लेंगे। चलो आर की वैल्यू लानी है, ठीक है, तो जिससे बनता होगा वो लगाओ, जिससे नहीं बनता इधर देख लो, जिससे जिससे बनता है सब लगा। तो सब लगाने लगे, मैं क्या लगाऊंगा। हो गया? कितना आया किसी से मत बताना। दिल का दरिया बह ही गया। आर की हम जानते हैं, चूंकि F इक्वल टू क्या होता है K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर मैं आर स्क्वायर इधर लाऊंगा तो F कहाँ जाएगा, बटे में, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा K Q1 Q2 बटे F। आ गया? अब ये लाइट बंद कर दे, यहाँ चमक रहा होगा, पहली बटन। हाँ, आर स्क्वायर K की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻9। Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू है 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, कूलाम हटाओ, और Q2 की वैल्यू क्या है 0.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन F की वैल्यू कितनी है जी 0.2 दिया है। अब तुम इसको काट लो, देखो 2 से 4 कटेगा कितना आएगा, 2 आएगा, आएगा, ये सीधे 2 आ गया, ठीक। अब हमें केवल ये दिख रहा है, ये वाला पॉइंट दिख रहा है ना, तो ऐसा करो इसका पॉइंट हटा दो, इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लगेगा 10 लगेगा। समझ रहे हो? तुम लोग को पॉइंट वाइंट ही समझाता हूँ, सूत्र तो समझ गए हो, नहीं आता लेकिन पेपर में तो आएगा ना, 4 नंबर का आएगा, काहे परित्याग कर रहे हो 4 नंबर का। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये तो देखो 0.24 डायरेक्ट कट के कितना आया 2 आया, इसकी दिक्कत नहीं। इसका पॉइंट मैं उड़ा दूंगा तो नीचे क्या लग गया 10 लग गया। जब ये 10 लगा तो तुम अब इसको समझ रहे हो, नीचे से 10 ऊपर जाएगा क्या लग जाएगा -1। तो अब इतना प्रोसेस मन में फॉलो करना, समझ गए बात को। तो यहाँ पे पॉइंट हटाया तो यहाँ क्या लग गया -1, उसको मन में कैसे करोगे, पॉइंट हटाया 10 नीचे बना, 10 नीचे से ऊपर गया माइनस हो गया। समझ गए बात को? ये पता है ना 10 नीचे से ऊपर गया तो माइनस क्यों हुआ 1। हाँ ठीक है, चलो आर स्क्वायर बराबर कितना, ये 9 है और ये 8, तो 16 कहाँ है भैया, 8 दूनी 16, 16 ये 9 है, ये 2 है और ये 8 है, तो 16 नहीं है 144, जिसका रूट करेंगे सबको पता है। तो यहाँ पे 9 में 6 गया, 9 में 6 गया 3 आया, और ये कितना है 7, 7 में 3 गया -4। आर का इधर जाएगा रूट बनेगा, रूट 144 इंटू 10⁻⁻4 आया। हाँ, तो आर बराबर 144 का क्या हो गया 12, और इसका रूट नहीं करना, इसका आधा करना है, तो 4 का आधा कितना आएगा 2, और ये किस में आ रहा है मीटर में, क्योंकि यहाँ भी ये जायज़ बात है, सही मात्रक होता है मीटर। अब हम इसको सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, आर बराबर 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 की घाते -2 मीटर ही क्या होता है सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन में एक वैल्यू है जो हमें याद करनी होगी, जो कि कितनी है बताओ, 2.4 गुणे 10 की घाते 39। वो फिक्स 4 नहीं आती लेकिन उसके पहले हमें एक चीज लगाना है। एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन, इस टॉपिक के बाद हम नए टॉपिक में आ जाएंगे, परावैद्युतांक, जो कि है नहीं ज्यादा कोर्स में। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे अपनी थ्योरी में। हम एनसीईआरटी करा रहे हैं, इसमें यह बोला है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए, मतलब चेक करना है हमें कि ke² अपॉन GMEMP, ke² अपॉन GMEMP, ठीक है, विमाहीन राशि है। हमें क्या प्रूव करना है, विमाहीन राशि है, ठीक। देखो, और ये बोला है कि भौतिक नियतांकों की सहायता से इसका मान भी लाओ, मान लाना नहीं याद करना है, ठीक है, क्योंकि मान लाएंगे हालत खराब हो जाएगी, बहुत गुणा। पहली बात तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये विमाहीन राशि है। अब यहाँ थोड़ी सी 11th की जानकारी काम आएगी, क्योंकि विमा कहाँ पढ़े थे 11th। तो पहले हमें फिक्स करना है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए, मतलब चेक करो और निश्चित बताओ कि क्या है विमाहीन राशि। ये जो संकेत लिखे इनका मतलब बताओ क्या होता है,
के क्या है, वो जो कांस्टेंट हम पढ़ते हैं, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। जी क्या है, गुरुत्वाकर्षणीयता। और ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। बस अभी कठिन नहीं लगना चाहिए तुम्हें, बस थोड़ा सा 11th की जानकारी है यहाँ पे। तो पहले तो हम जानते हैं कि सबकी विमा लानी पड़ेगी, तब तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम के की विमा लाएंगे। किसकी विमा, के की विमा। तो के का फार्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर के की वैल्यू लाओगे तो बटे आर स्क्वायर गुणा में एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। हम सबकी विमा ला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे के इधर ही है, ये सगला माल पानी इधर, तो बटे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब हम के की विमा लाएंगे, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, के का डीएफ लिख देता हूँ, समझ जाओगे। के का डायमेंशनल फार्मूला। बल का क्या होता है, जिसको ना पता हो तो बल का होता है MLT-2। बल का नहीं पता तो अब मैं समझ गया हूँ तुम्हें लंबाई का भी नहीं पता हो, क्योंकि बल का तो सबको याद होता है। अगर नहीं पता है तो अब तुम नहीं पढ़ाने वाला मूर्ख है। आर की क्या होगी बताओ, आर लंबाई है तो एल में नापेंगे। क्यू चार्ज है, क्यू की क्या होती है, 80 होती है, ठीक है। क्यू की पूछ चुका है पेपर में, आवेश का विमीय सूत्र लिखिए, ठीक। तो आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, 80 होता है, ठीक। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ सब कुछ रखेंगे। तो पहले हमें के की लानी पड़ेगी। तो के की लाने के लिए एफ की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे MLT-2, फिर के की बस ला रहे हैं, आर यानी L इंटू एल आएगा, तो एल स्क्वायर ना लिख दूँ, नीचे 80 आ जाएगा, 80 और 80, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, समझ गए, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ये बल की हो गई, ये आर स्क्वायर की हो गई, और ये 80 हो गई। तुम कुछ खाए क्या अभी, तो ऐसे तो किए, अच्छा जमहाई ले रहे। चलो इसको सॉल्व करो। तो टी की पावर ये m है, l कितना हो जाएगा यहाँ 1 2 3, l क्यूब हो जाएगा, और t की पावर -2 था, -2 और क्या -4, और ये a कितना है, a की पावर -2। ये आ गई के की विमा, बड़ी गंदी विमा आई, वैसे डायरेक्ट रख देते ज़्यादा बढ़िया रहता, लेकिन हो गया। ई आवेश है, ई क्या है, आवेश। आवेश की क्या होती है, 80। ये देखो 80 ना रखते काम हो जाता, डायरेक्ट रखो, डायरेक्ट रखो, डायरेक्ट रखो, डायरेक्ट बढ़िया रखो, हाँ डायरेक्ट रखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पहले जी की भी ला लेते हैं, जी का डीएफ। जी का डीएफ कितना आएगा, जी के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था 11th में, एफ इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 M2। तो इसके लिए लगाएंगे तो बल का क्या होगा, MLT-2, और ये कितना आएगा, RL स्क्वायर अपॉन ये कितना आ जाएगा, M1 M2। M1 द्रव्यमान को M स्क्वायर बोलते हैं, हो गया। इन दोनों को ले जाके यहाँ रखते हैं, चलो। इसलिए के ई स्क्वायर अपॉन जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन का डीएफ, इसका बनेगा के का कितना आया है, ये ML³ टी की पावर -2 अपॉन ए स्क्वायर टी स्क्वायर आया है, इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा। आवेश का होता है ए स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना, आवेश का ए स्क्वायर टी स्क्वायर, आवेश का 80 होता है। जी का यही है, ML³ टी की पावर -2 अपॉन एम स्क्वायर आ गया, इंटू मास द्रव्यमान यानी कितना आएगा, M आएगा। अब तुम देखो सब कट गया, M को क्या लिखने ना, सब कट गया, देख लो सब कट गया, कितना कट रहा है, M स्क्वायर से M स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर टी स्क्वायर से ए स्क्वायर टी स्क्वायर कट गया, और ये पूरे से ये पूरा कट गया। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 को हम कह सकते हैं M0 L0 T0 A0, हो गया, इसी तरह दर्शाओ। सब कट गया कि नहीं, आता है क्या बोल देंगे, आता है के ई स्क्वायर अपॉन जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन एक विमाहीन राशि है। बस इजी क्वेश्चन था, हाँ हो सकता है आ जाए, एनसीईआरटी का है, इस समय पेपर में कुछ भी आएगा। और ये तो अब देखो कोई नहीं जानता कि 4 नंबर में न्यूमेरिकल आएगा कि नहीं आएगा, कोई भी नहीं जानता, ठीक है। पिछले साल आया है तो हम कह सकते हैं आ सकता है, अगर नहीं आया तो क्या कर लेंगे, ठीक। इसलिए सब पढ़ के जाओ, कुछ भी निश्चित नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करो। जब दिया है तो शायद यही ट्रेंड चला है, ट्रेंड भी तो बदल जाता है। इसी के आगे क्वेश्चन में बोला है,
इसी के आगे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि भौतिक नियतांकों का प्रयोग करके इसकी वैल्यू लाओ, है ना। तो इसकी वैल्यू लाने के लिए सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ k की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, मात्रक को मान लो बोली। e की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। फिर g की वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 11। me कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। mp कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 27। ठीक है, मात्रक देखोगे तो इसका कितना होता है k का मात्रक कितना होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसका कितना होता है कूलाम। इसका कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बस उसमें कूलाम इसमें केजी। ये तो केजी है ये भी केजी है। बस सारी वैल्यूज याद रखो। कुछ लोग को भूल जाता है 11 12, तो याद रखो जी 11 में पढ़े थे 11वीं में, तो जी में 11 होता है। और जब एप्सिलॉन पढ़े हो 12वीं में पढ़े हो तो उसमें 12 होता है। ठीक, अब ये सारी वैल्यूज जब इसमें रखेंगे, जब यहाँ लगाएंगे के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, सारी वैल्यू रखेंगे बटे गुणा भाग करेंगे, तो जो हमें आंसर फाइनल मिलेगा कितना मिलेगा 2.4 इंटू 10 की पावर 39। और सब अब देखो विमाहीन है तो मात्रकहीन भी होगी। इसका कोई भी मात्रक नहीं आता। इतनी ही थी वैल्यू ना, अब मैं गुणा भाग थोड़ी करूंगा। इसको तुम रटे रहो, ठीक, ये एक नंबर में हो सकता है पेपर में आ जाए। बहुत बढ़िया वैल्यू है, ठीक है, याद हो जाएगी। एक बार के पढ़े नहीं याद होगी, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद एनसीईआरटी में आवेश का क्वांटीकरण दिया है और फिर दिया है कि बड़े पैमाने पर क्वांटीकरण की उपेक्षा क्यों कर सकते हैं, और नॉर्मल सेंसर की बड़े पैमाने पर आवेश क्या हो जाता है बहुत कम, है ना। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश अब कहाँ, जैसे मान लो ये मार्कर कितना बड़ा है, इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन आएगा जाएगा तो इसके आवेश को कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। क्या सीमाएं हैं, केवल स्थिर आवेश के लिए सत्य है, बिंदु आवेश के लिए सत्य है, और यह तभी लागू होता है जब बहुत अधिक दूरी ना हो या फिर नाभिक के लेवल की दूरी ना हो। अभी पता है जो मैं हमेशा बताता करता हूँ वो आया था सप्लीमेंट्री वाले पेपर में कि नाभिक की तुलना में परमाणु कितना बड़ा है, एक वाक्य में आया था। देखिए वो पेपर, तो वो तुम्हें गुना में बताना पड़ेगा। 10 की घात कितने गुना बताओ 5 गुना, है ना। 10 की घाते 5 गुना, वो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। वीडियो चालू है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसको थोड़ा पढ़े रहना। मैं इसके स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा, ठीक है। कैमरा में फोटो वाला ऑप्शन है, हाँ है। टिंग टोंग, आज वीडियो बड़ा साफ बन रहा है, क्या बात है। शायद न खींचा, एक और मार, आज बढ़िया साफ बन रहा है वीडियो, है ना। किसी किसी दिन लाइट बढ़िया आ जाती है तो और बढ़िया बनता है। इस क्वेश्चन को कठिन न समझना, ये सरल क्वेश्चन था। एनसीईआरटी की पूरी प्रश्नावली सरल है, ये फिक्स दिख रहा है। अब 2 बार आया है, मेन पेपर में भी आया, सप्लीमेंट्री वाले में भी आया। इससे तो यही लग रहा है कि जो तुम्हारा अगले साल होगा उसमें भी आएगा, है ना। और इसके पहले किसी में नहीं आया था। मजे की बात ये हाफ ईयरली में आया था 4 कूलाम आवेश वाला, है ना, जो एक जो जिसमें डिब्बा बनाते, जो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देता, उसको बाद में देखेंगे। थोड़ा सा तुम लोग ये समझ लो, जो हमने कूलाम का नियम पढ़ा था उसकी सीमाएं इंपॉर्टेंट है। कूलाम के नियम की, कूलाम के नियम की सीमाएं, कूलाम के नियम की सीमाएं। सीमाओं का मतलब होता करता है कमियां, कि कहां पर ये नियम लागू होता है और कहां नहीं होता। सबसे पहली बात याद रखनी, केवल स्थिर आवेश में लगता है, मतलब आवेश गति कर रहा है तो उसमें हम बल के बारे में नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि गतिमान आवेश पर लगने वाला बल क्या कहला जाता है, लॉरेंज बल। अभी 1 नंबर में आया भी था, ठीक है, 1 नंबर में नहीं 2 नंबर में आया था। ये सप्लीमेंट्री का पेपर देख लेना, बहुत गजब का पेपर था फिजिक्स का। मतलब देख के लग रहा है कि कोई अच्छा आदमी बनाया है, क्वेश्चन सब टॉप लेवल के दिया है, ठीक है। गतिमान आवेश, अगर कोई आवेश भी वेग से गतिमान है तो उस पर जो बल लगता है लॉरेंज बल लगता है, उस पर कूलाम बल नहीं लगता। तो ये केवल और केवल किस पर लागू होता है, स्थिर आवेश। स्थिर आवेश का मतलब अगर रखा हो। दूसरा होता करता है केवल और केवल बिंदु आवेश। बिंदु आवेश यानी अत्यंत छोटे आवेशों पर लागू होता है, बड़े आवेश पर लागू नहीं होता है, ठीक है। तीसरी बात ये बोली गई कि ये अत्यधिक दूरी पर लागू नहीं होता है ना, ज्यादा दूरी पर लागू नहीं होता, अत्यधिक दूरी, अधिक दूरी ही लिख देता हूं, अधिक दूरी पर लागू नहीं होता।
और 10 की घाते -15 मीटर से कम दूरी पर भी लागू नहीं होता। रीजन क्या है? इसको मैं हालांकि पढ़ा चुका हूं नाभिक वाले चैप्टर में। यहाँ रीजन ये है कि जैसे मान लो ये यहाँ पे खूब सारी ये क्या है, न्यूक्लियॉन्स हैं नाभिक में, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और ये चारों तरफ कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। वो होते नहीं है बस मान लिया गया है। यहाँ पे जो न्यूक्लियॉन्स हैं, ये बाहर की जो त्रिज्या मानी गई वो मानी गई 10 की घाते -10 मीटर मानी गई, अंदर की जो त्रिज्या मानी गई 10 की घाते -15 मीटर। यही पूछा था अभी सप्लीमेंट्री में कि कितने गुना होता है परमाणु नाभिक से, कितना गुना बड़ा है, तो हम क्या बोल देंगे? 10 की घाते 5 गुना बड़ा है। समझ गए? 10 की घाते 5 यानी 10 फिर 3 जीरो, सॉरी 5 जीरो, 1 लाख गुना। बताओ, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी ये कभी पेपर में पूछेगा। मैं तो मजाक मजाक में पढ़ा देता था कि अंक ज्ञान ले लो, लेकिन आ गया। रीजन यहाँ पे क्या है? जब बहुत कम दूरी में पहुंच जाते हैं तो वहां पे लगने लगता करता है नाभिकीय बल। क्या लगने लगता है? नाभिकीय बल। ये रीजन आपको लिखना पड़ेगा। उस नाभिकीय बल में क्या है? कूलाम का नियम लागू नहीं होता। कैसे? कूलाम का नियम के अंतर्गत ये पता चल रहा है कि अगर दो प्लस प्लस चार्ज हैं तो ये इसको धक्का मारेगा, इसको धक्का मारेगा, प्लस माइनस चार्ज है तो क्या करेंगे? ये इसको भी खींचेगा, ये इसको भी खींचेगा। ठीक है, मतलब प्लस प्लस कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ नाभिक के अंदर पता चला कि यहाँ तो प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों प्लस प्लस चार्ज है ना, और वो दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को खींच रहे हैं, है ना। नाभिकीय बल यही ना है, वह बल जो नाभिक के अंदर उपस्थित न्यूक्लियॉन्स को आपस में बांधे रखता है, नाभिकीय बल कहलाता है। तो नाभिक के अंदर सारे प्रोटॉन जितने हैं, धन आवेशित प्रोटॉन, सब में सेम चार्ज है। सेम चार्ज होने के बावजूद वो सब आपस में बंध के रखे हुए हैं, है ना। लेकिन इधर साइड बाहर अगर देखो, बाहर तरफ कौन है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जिस पर कैसा चार्ज है? माइनस। इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींच रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जरूर ये कूलाम बल लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन में ये वाला लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पर यही वाला लग रहा है, कूलाम का नियम। लेकिन प्रोटॉन पर, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच जो बल है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल कूलाम बल नहीं है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल नाभिकीय बल। क्लियर हो गया? बस यही 3 कमियां बुक में दिख रही होंगी तुम लोगों को, दिख रही है ना। बुक में तुमने लिखा होगा कूलाम के नियम की सीमाएं। यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, और यह नियम अधिक दूरियों तथा 10 की घाते -15 मीटर से कम दूरियों के लिए सत्य नहीं है। 10 की घाते -15 मीटर से कम दूरियों पर नाभिकीय बलों की प्रधानता के कारण यह नियम अनुपयुक्त हो जाता है, अर्थात कूलाम का नियम नाभिक के अंदर स्थित आवेशित कणों पर लागू नहीं होता। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। इसके बाद आता है थोड़ा सा परावैद्युतांक के बारे में, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, ये वाला क्लियर है। अब देखो, मान लो पेपर में आया कूलाम का नियम लिखिए, आज तक वैसे आया नहीं, सीमाएं अपने से लिख दो, क्योंकि तुम कितना भी लिख के आओ कॉपी इतना जल्दी भरेगी नहीं। हर पन्ना, हर क्वेश्चन 2 पेज में लिखोगे तो भी नहीं भरेगी। मजे की बात है, बड़े क्वेश्चन में या तो अंतर दे देगा या तो न्यूमेरिकल। एमपी बोर्ड का न्यूमेरिकल 1 पेज से ज्यादा जाएगा नहीं, अंतर तुम्हारा 4-5 लाइन में सिमट जाएगा, तो कॉपी भरने का कोई चांस ही नहीं है। बायो में तो भर के दिखाओ कॉपी 2-2 लाइन के क्वेश्चन आते हैं। बायो पेटेंट क्या है? अब क्या ही लिख दोगे 2 लाइन का? समष्टि क्या है? समष्टि 2 लाइन का आंसर है। मैं कॉपी में 2 लाइन भी नहीं लिखा हूं अपनी कॉपी में। चलो, अब हम लोग का जो नया टॉपिक शुरू होता है उसका नाम क्या है? परावैद्युतांक। टाइम कितना है बांग्लो? कितना? 23 मिनट। इसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहलाता है ये? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलो, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के पहले हम परावैद्युत माध्यम समझ लेते करते हैं। ये असल में थोड़ा आगे लिखा हुआ है बुक में। सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? परावैद्युत माध्यम। परावैद्युत माध्यम क्या होते हैं? अभी तक हम जो भी कहानी खेल रहे थे वो कहाँ पे खेल रहे थे? वायु में। तो वायु एक प्रकार का क्या हुआ? माध्यम हुआ। माध्यम हुआ कि नहीं? वायु भी एक प्रकार का माध्यम है। जब भी प्रश्न आता था उसमें लिखा रहता था कि जो आवेशित कण है कहाँ रखे हैं? वायु में कुछ दूरी पर रखे हैं, वायु में कुछ दूरी पर। वायु बोल देता था या फिर निर्वात बोल देता था, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं आता। ठीक है, और इसके लिए हमें इनकी विद्युतशीलता बताई गई। वायु या निर्वात की क्या बताया हमें? विद्युतशीलता बताया है कि नहीं? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट लगा के, 0 पढ़ दो, नॉट पढ़ दो। 0 का मतलब 0 है, एयर है, मतलब कुछ है ही नहीं, एयर या तो कुछ नहीं। समझ गए? इसकी वैल्यू आई थी 8.85 × 10 की घाते -12
कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आई थी, इनवर्स में लिख देना, इनवर्स ज्यादा अच्छा माना जाता है। ये आई थी किसके लिए? वायु या निर्वात के लिए। लेकिन अब मान लो कि यही दो आवेश किसी ऐसे जगह रखे हो जहां वायु या निर्वात की जगह कुछ और हो। कैसे? जैसे मान लो कागज हो, जैसे मान लो मोम हो, ठीक है, और क्या हो? पानी हो, मान लो तेल हो, ठीक है, ये सारी चीजें। तब क्या करेंगे? मान लो कोई धातु ही हो, धातु के अंदर दो आवेश हैं, ठीक, तब क्या करेंगे? तब कितना बल लगेगा? हमें अभी भी लाना क्या है? बल ही लाना है। लेकिन हमें यह समझना है कि बल बढ़ेगा कि घटेगा। तुम ये बताओ, हवा में दो आवेश रखे हैं और मोम के अंदर दो आवेश रखे हैं। मोमबत्ती है, मोमबत्ती के अंदर जगह है और उसके अंदर दो आवेश हैं, ठीक है, और ऊपर से पैक है मोमबत्ती। हवा में ज्यादा बल लगाएंगे कि मोमबत्ती के अंदर? हवा में। तुम खुद हो, मान लो तुम्हें दौड़ना है तो तुम अभी खुला, मतलब जैसे अभी हम लोग हवा में है ना, एक प्रकार से हम हवा में बढ़िया दौड़ पा रहे हैं, जमीन तल जरूरी है हवा में बढ़िया दौड़ पा रहे हैं कि पानी के अंदर? जैसे मान लो हम नदी में गए, नदी में हमें दौड़ के निकलना है ना, तो नहीं जा पाएंगे ना। तो यही हमें याद रखना है कि जब कोई परावैद्युत माध्यम आएगा तो बल का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऐसे माध्यम जिन पे विद्युत का क्या हो? प्रभाव पड़े, विद्युत का प्रभाव पड़े लेकिन प्रवाह ना हो, उन्हें परावैद्युत माध्यम कहते हैं। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। हम क्या पढ़ रहे हैं? कुछ ऐसे माध्यम पढ़ रहे हैं। जैसे माध्यम यानी हवा है, निर्वात है, कागज है, मोम है, पानी। पानी समझ में आएगा हम लोग को। पानी का कितना होता है? 80 81 कुछ होता है। 80 होता है, 80 81 कुछ, 84 ऐसी कुछ है, 81 80 दिया है ना, हाँ ठीक है, अच्छी ले लेते हैं। इसके लिए परावैद्युतांक जो होता करता है कितना होता है? कागज के लिए जहां तक 4 होता है, जहां तक मुझे कंफर्म नहीं याद, ठीक, धीरे धीरे याद करेंगे, इकट्ठा पढ़ाना मुझे पसंद नहीं है। चलो, इसमें होगा क्या? माध्यम के साथ ही चेंज हो जाता करता है, ठीक है। अब किसी भी माध्यम का लाने के लिए सबसे पहले तो इन्होंने बोल दिया हवा का कितना होता है? इतना। हवा का कितना होता है? इतना। इन्होंने बोला किसी माध्यम का परावैद्युतांक। पहले तो ये समझो, एक नोट है, इसको दर्शाते हैं के से। किससे? के से। वायु के लिए के की वैल्यू होती है 1। किसके लिए? वायु के लिए होती है के की वैल्यू 1, ठीक है। और जो था, क्या था यार, एक तो धातु था ना, धातु के लिए के की वैल्यू होती है अनंत, ठीक है। वायु का कितना होता है? 1, और धातु का कितना होता है? 0 हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सबको वायु के सापेक्ष लाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अनंत आ गया, इसी से 0 बनता है। इसका अनंत होने का मतलब क्या है? बल शून्य। धीरे धीरे समझो, ये जो भी लाया जाता है, ये दोनों किसके सापेक्ष लाए जाते हैं? वायु के सापेक्ष। कैसे वायु के सापेक्ष आता है? वायु के सापेक्ष का मतलब वायु कहाँ रहेगी? बटे में। यहाँ पे इन्होंने ये बोला किसी माध्यम का परावैद्युतांक। क्या बोल रहे हैं? किसी माध्यम का परावैद्युतांक जब आएगा। कैसे लिखते हैं यार? किसी माध्यम का परावैद्युतांक। तो जब किसी माध्यम का परावैद्युतांक लाओगे तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? ये ऐसे लगाना पड़ता है, ये m, ठीक। किसी माध्यम की परावैद्युतांक नहीं, विद्युतशीलता, तब परावैद्युतांक आएगा। पहले क्या लगाना पड़ेगा? विद्युतशीलता, तब आएगा परावैद्युतांक। बता रहा हूँ। हमें लगाना है किसी माध्यम की विद्युतशीलता। ये किसकी? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। हमें किसी माध्यम की विद्युतशीलता लाना है। तो ये जो होती करती है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का के गुणा होती है। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का के गुणा होती है। तो अगर मैं यहाँ से के की वैल्यू लाऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। किसी माध्यम की जब लाएंगे तो हवा वाले में क्या कर देंगे? गुणा, ठीक। तो अगर मैं लाऊं के की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी? एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन 0। तो देखो, हवा वाला बटे में आ गया। तो किसी भी माध्यम का अगर लाओगे तो किसके सापेक्ष आएगा? हवा के सापेक्ष। और हम सापेक्ष जानते हैं, बटे में आता करते हैं। बुक में फार्मूला मैंने छोटा सा बना के दिया हुआ है। सबसे लास्ट पॉइंट देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है? लिखा है ना, यहाँ लिखा है किसी माध्यम का निरपेक्ष विद्युतशीलता। लास्ट में क्या लिखा है? एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू के, या फिर के इंटू एप्सिलॉन 0, ऐसे लिख देते हैं, सुंदर लगेगा। इसका मतलब समझो क्या है। किसी माध्यम के लिए जब लगा रहे हैं तो माध्यम के लिए जब भी लाएंगे तो हवा वाले में उसका गुणा करेंगे। और ये के आया कहाँ से? ये इससे नहीं आया है, ये कैसे आया? बल से आया, बता रहा हूँ। तो के आया, ठीक। यहाँ पे एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी किसके सापेक्ष लाया जाता है? हवा के सापेक्ष। कैसे? मान लो कोई दो चार्ज कहाँ रखें? वायु में। कहाँ पे रखें? वायु में। तो के इक्वल टू, सॉरी, एफ इक्वल टू क्या होगा उनके बीच बल? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आएगा कि नहीं?
अब अगर मैं ऐसा कर दूं, इसको वायु की जगह मान लो पानी में रखें, कहाँ रखे हैं, पानी में, पानी में रखें तो आ जाएगा 1 अब पानी में तो एप्सिलॉन 0 नहीं आएगा, पानी में आएगा एप्सिलॉन एम, एम फॉर मीडियम, मीडियम कैन बी एनी मीडियम, समझ गए। 0 का मतलब हवा था, वो शून्य कुछ नहीं अब यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन एम, समझे, समझे। ये थोड़ा इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है पूछ ले Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आया गया कि नहीं। अब अगर मैं इन दोनों में भाग दूं तो पहले मैं नॉर्मल अवस्था में तुमसे पूछ रहा हूं कि बल कहाँ ज्यादा होगा, तुम नॉर्मली बुद्धि लगा रहे हो, बल यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अधिक होगा, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, कम, ठीक है। कितना कम गया, दैट इज के, जितने गुना बल कम हो गया वही क्या कहलाता है, के, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करता हूं, चलो, जैसे मान लो ये एफ, इन दोनों का भाग देना पड़ेगा, इसको एफ एम बोल दूं, नहीं तो सेम ना हो जाएगा, दोनों का भाग दो, क्या करो, दोनों का भाग दो, तो एफ अपॉन एफ एम इक्वल टू क्या आ जाएगी, ये पूरा है ना, तो ये बटे लगेगा, नहीं बटे क्या कर देते, उल्टा गुणा कर देते हैं भाग करके, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, नहीं तो ऐसा समझो Q1 Q2 तो पूरे कट जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा, उल्टा होके गुणा, तो 4 पाई एप्सिलॉन एम आएगा, और ये दोनों देखो कट गए, तो एफ अपॉन एफ एम कितना आ रहा है, ये आ रहा है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन 0, और इसी अनुपात को क्या बोल दिया गया, के, इसी अनुपात को बोला गया है। मैं तुम्हें बता रहा हूं के आया कहां से, के ऐसे लाए कि मान लो दो चार्ज थे, अभी मैथ से भी लगाते हैं इसको, देखते हैं कितना आता है, दो चार्ज थे, उनको कहां रखा इन्होंने, हवा में रखा, कहां रखा, हवा में हवा में रखा, तो जो बल आया उसको नोट किया, फिर उन्हीं दोनों चार्ज को इन्होंने कहां रखा, पानी में रखा, फिर उनके बीच बल लगाया तो उन्होंने नोट किया कि कितना आ रहा है, बल जब आ गया तब उन्होंने चेक किया, ये जैसे अब मुझे एप्सिलॉन एम की वैल्यू लानी है, तो बल आ गया, बल लाने के बाद इसको एप्सिलॉन को उधर फेंक दो, जो इनको रेशियो दिखा कितने गुना आ रहा है, वही गुना क्या कहला गया, के की वैल्यू, कितने गुना आया, तो इसका कितना आ जाता करता है, 80, 80 आता है ना, यानी 80 गुना कम बल लग रहा था, ठीक है, बस इतना से याद रखना है। तो अगर हम यहां से लाना चाहें वैल्यू, तो हम के की दो वैल्यू यहाँ पे बोल सकते हैं, पहली वैल्यू तो तुम लोग जान ही गए, के की एक और वैल्यू आ गई, के इक्वल टू क्या आ गया, एफ अपॉन एफ एम, एफ अपॉन एफ एम, देखो ऊपर वाला नीचे वाला उल्टा आया है, ध्यान से, ऊपर वाला है मीडियम अपॉन एयर, मतलब माध्यम बटे हवा, लेकिन यहाँ पे आया है एयर बटे मीडियम, हवा बटे माध्यम, तो अगर मैं यहाँ पे ये वाला बल लाऊं तो एफ इक्वल टू क्या जाएगा, के इंटू एफ एम आएगा, इससे हमें क्या पता चल रहा है, एफ इज ग्रेटर देन एफ एम, इससे यही ना पता चल रहा है भाई, ये के गुना हो जाता है, यानी जो हवा में बल लग रहा है वो ज्यादा है, और जो किसी माध्यम में बल लग रहा है वो कम है, किसी भी माध्यम में आओगे बल कम हो जाएगा, कितना कम हो गया, के गुना कम हो गया, कितना कम हुआ, के, जितना बल में परिवर्तन दिखा, किसमें, हवा में और पानी में, जितना बल में परिवर्तन दिखा वही कहला जाता है, तो यहाँ के की वैल्यू कितनी है, 80 है ना, जो भी लाया जाता है के की वैल्यू हवा के सापेक्ष लाया जाता है, ऐसे अचानक कहीं भी नहीं लिख देते हैं भाई, दूरी भी लाते हैं तो किसी से दूरी ना लाओगे, अब बोल दिए यहाँ से रीवा कितनी दूर है, तो यहाँ से बोल रहे हैं, अब कोई बोल दे रीवा कितनी दूर है तो बताना पड़ेगा ना, पता चले दिल्ली से दूरी बता दे, तो हमें दूरी देखना पड़ता है कहाँ से, ये सापेक्ष चलता है, किसके सापेक्ष होता है, हवा के सापेक्ष, अब ये देखो ला रहे हैं किसी भी माध्यम का हवा के सापेक्ष ला रहे हैं बस। अब अगर मुझे किसी माध्यम की विद्युतशीलता लानी है तो क्या करना होगा, मुझे के में उस एयर वाले का क्या कर देना होगा, इनटू, जैसे क्वेश्चन भी था शिवलाल में कि कांच के लिए कितना था, दिया था, हाँ ऐसे दिया था मुझे क्वेश्चन, है रुको मैं देख लेता हूँ 1 मिनट, वो क्वेश्चन देख लोगे थोड़ा सा और समझ में आएगा, थोड़ा बहुत समझ में आ गया ना, और जब सवाल लगाओगे और समझ में आ जाएगा। हाँ देखो यहाँ दिया हुआ है कांच का परावैद्युतांक 7 है तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होगी, देखो क्वेश्चन कितना इजी दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन क्या है, कांच जो है, कांच का परावैद्युतांक, इस क्वेश्चन को फील करो, कांच का परावैद्युतांक 7 है तो इसकी विद्युतशीलता कितनी होगी, ये क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन। देखो
हमें कांच का परावैद्युतांक 7 दिया है, यानी ये किसकी वैल्यू हो गई, के की वैल्यू हो गई कि नहीं। हमसे इसकी विद्युतशीलता पूछ रहा है, तो हमने ये बोला किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता लाना है तो उस परावैद्युतांक का हवा वाले में गुणा कर दो। तो इसको कैसे लाएंगे, तो ये हम अगर लाएंगे कांच का एप्सिलॉन कांच तो कितना आ जाएगा, हवा वाला कितना है 8.85 गुणे 10 की घात -12 गुणे इसका परावैद्युतांक 7। ये 7 का मतलब पता है क्या है, 7 का मतलब ये है कि हवा में यदि कोई कण रखे थे 2 ठो और अगर कांच में रखे थे तो कांच में हवा की अपेक्षा 7 गुना कम बल लग रहा है, समझ गए। तो अगर कोई बोलता है कि हवा में कण मैंने रखा था तो हवा में लग रहा था मान लो 70 न्यूटन का, हवा में कितना लग रहा था 70 न्यूटन का, तो बताओ भैया कांच में अगर रखा है, हवा में अगर रखे थे तो 70 न्यूटन, तो अगर कांच में रख दें तो कितने न्यूटन बल लगेगा, उसका 7 हिस्सा कम हो जाएगा, उसका 7 हिस्सा कम। तुम फार्मूले से भी देखोगे यही आएगा। फार्मूला आया कहां से, मैंने समझा दिया तुम्हें, बस इतना से याद रखना, समझ गए। कांच के लिए 7 बोला है और कागज के लिए 4 बोला था। पानी का सही में 80 था, 80 बहुत ज्यादा लग रहा है, 80 84, कागज का 4 ही है, जहां तक कागज का 4 ही है। बस हर चीज का 1 से ज्यादा ही रहेगा, कोई भी चीज आ जाए 1 से कम हो ही नहीं सकता। अब हवा से पतला क्या है, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं हवा से तेज क्या, अरे हवा से तेज बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। कागज 4 होता है, पानी 80 के समथिंग, मोम का देखना पड़ेगा, सारी जानकारी तुम गूगल कर लोगे, नहीं तो एनसीईआरटी में डिब्बा दिया होगा एक तो बना के, नीला डिब्बा, वो नॉलेज के लिए है। बाकी जब भी प्रश्न आता है हमें के की वैल्यू दे देगा, हमें के की वैल्यू रटने की जरूरत नहीं है। अब बताओ तुम्हें दिक्कत कहाँ है, बस ये 2 पॉइंट याद रखना। हवा के लिए कितना होता है 1, हवा के लिए 1 क्यों होता है, क्योंकि हम हवा बटे हवा लाएंगे। अब मान लो ये हवा बटे हवा लाओगे सब कट नहीं जाएगा, हवा में बल 10 न्यूटन, फिर से हवा में बल 10 न्यूटन, तो आया कितना 1 न्यूटन। बस याद रखना के की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी, क्योंकि भाग में 0 नहीं आता, के की वैल्यू 0 नहीं आएगी लेकिन एफ की वैल्यू 0 आएगी। जैसे यहाँ पे देखो के की वैल्यू इन्फिनिटी आई, इन्फिनिटी अगर हम बटे में रखेंगे तो कितना आ जाएगा। अगर यहां से तुम एफ एम की वैल्यू लाओ, जैसे मैंने बोल दिया, ये फार्मूला तुमको दिख रहा है, मैंने बोला हवा में कितना बल लग रहा है, मान लो 20 न्यूटन, तो अगर मान लो कॉपर के अंदर रख दिया तो कितना बल लगेगा। मान लो मैंने बोला हवा में कितना बल लग रहा है 20 न्यूटन, अब मान लो मैं कॉपर के अंदर रख दिया, कॉपर एक धातु, उन्हीं दोनों आवेशों को रख दिया, ठीक। तो कॉपर के अंदर रख दिया तो कितना बल लगेगा, तो एफ एम इक्वल टू कितना आएगा, एफ अपॉन के आएगा, तो के की वैल्यू क्या इन्फिनिटी, और यह कितना होगा 0 आएगा। हाँ, तो बल शून्य हो गया, मतलब किसी धातु के अंदर यदि आप 2 आवेश रख दोगे तो उनमें कोई भी बल नहीं लगेगा। कह तो यही रहा है, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती ये बात, मुझे लगता है लगना चाहिए, कुछ तो लगना चाहिए, ठीक है, सही में कुछ तो लगना चाहिए। बस ये था। तो परावैद्युतांक क्या है, परावैद्युतांक है हवा में लगने वाला बल, और हवा या निर्वात में लगने वाला बल और किसी माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात ही परावैद्युतांक कहलाता है ना। इसका दूसरा फार्मूला क्या है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता और किसी क्या वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात, ठीक है। ये फार्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा, और ये न्यूमेरिकल याद रखना। 7 का गुना तो आता है ना, वो मैं नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट। ये था परावैद्युतांक के बारे में। परावैद्युत माध्यम आगे पढ़ोगे, इसी से नया जब बन जाता है नियम तो कुछ ऐसा दिखता है। इसको सब लिखे हो बुक में ना, हाँ, अब इसमें ये बोल रहा था मैं कि दिखता कैसा है। अभी टाइम कितना है, 9:46। मैं ये बोल रहा था जैसे अगर हम वायु या निर्वात के लिए जब लगाए थे तो ये इसको क्या बोल रहे थे, एप्सिलॉन 0, है ना। और जब किसी माध्यम में लगा रहे थे तो क्या बोल रहे थे हम, एप्सिलॉन m, या तो सिर्फ एप्सिलॉन बोल दो या फिर एप्सिलॉन m बोल दो। तो अगर मैं एप्सिलॉन m की वैल्यू लाऊं तो एप्सिलॉन m इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, एप्सिलॉन 0 इंटू के पढ़ा ना, अरे यार। तो अगर मैं इसको लगाया f इक्वल टू क्या आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 इंटू q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ लगाता हूँ f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 इंटू q2 अपॉन r स्क्वायर, सॉरी m, यहाँ क्या आएगा m। तो अगर तुम लोग को बोरिंग न लगे तो हम एक तो लगा के देखें, जा रहे हो, ठीक। हम ऐसा करते हैं कि हम 2 आवेश ले लेते हैं, क्या करते हैं, हम 2 आवेश ले लेते हैं, ठीक है, और 2 आवेशों के बीच हम बल लगाते हैं। लेकिन हम लगा कैसे पाएंगे, अगर हम जबरदस्ती लाना चाहें तो कैसे लाएंगे,
हमें तो बल ही नहीं पता चलेगा। जब तक मीडियम नहीं पता चलेगा तो बल कैसे पता चलेगा। अब मैं यही सोचता हूँ वो ज्ञात कैसे किए होंगे भाई, बल लाए कैसे होंगे। देखो बल लाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। बिना परावैद्युतांक जाने ये लाए कैसे। जब तक परावैद्युतांक नहीं पता होगा तब तक बल कैसे लाएंगे, ला पाएंगे बल, नहीं ला पाएंगे। लेकिन वो ला लिए थे, पता नहीं कैसे ला लिए थे। वो बोल दिए 4 है मतलब है, लाओगे कैसे तुम। मान लो तुम इसमें बल लगाए, ठीक है, क्या किए तुम, बल लगाए। अगर हम ट्राई करें, हम Q1 Q2 की वैल्यू ले लें, R की वैल्यू ले लें, और Q1 Q2 R को हम बस मीडियम बदल दें, तो मीडियम बदलेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू के आ जाएगा ना। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और ये दोनों बल आएंगे, और हमें दोनों बल का क्या लाना पड़ेगा, अनुपात, ये बटे ये तो पता है ना कि K इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन FM, ये तो पता है। अब ये जो फार्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, सोचो थोड़ा, सोचो। अरे यार इसका ढोपली गिरा ना, किधर साइड, इसको सोचो लगाओगे कैसे। मैं तुम्हें अगर Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 दे दूं, R दे दूं, और मैं तुमसे बोलूं कि एक बार हवा में लगाना है और एक बार कांच में लगाना है, तो तुम ये जानोगे कैसे बल कितना आएगा। बिना कांच का परावैद्युतांक पता किए बल आ जाएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो इन्होंने दो अज्ञात राशियों को एक समीकरण से कैसे ज्ञात किया होगा। तो कैसे आएगा, जैसे मैं रखा, अब मुझे दोनों के बीच बल लाना है, तो मैं अगर हवा वाला लगाऊंगा तो मुझे कांस्टेंट की वैल्यू पता है, तो बल का सूत्र लगाए आ गया। तुम लोग मेरा क्वेश्चन नहीं समझे क्या। मैं ये बोला हूँ हवा में हम दो आवेश रखें तो उनके बीच हम बल ला लेंगे, अगर हम वही आवेश कांच में रखें तो हम कांच के बीच वाला बल कैसे लाएंगे जब हमें उसका परावैद्युतांक ही नहीं पता है ना। तो जब हमें परावैद्युतांक ही नहीं पता तो हम बल नहीं लाएंगे। अच्छा बल नहीं लाएंगे तो अनुपात कैसे पता चलेगा, तो अनुपात नहीं पता चलेगा तो के का मान आया कहां से। एक समीकरण में दो, अब मैं तुम्हें बोल दूं कि 4x + 3y = 5, x और y की वैल्यू लाओ, कहां से ला दोगे, अनंत वैल्यू आएंगी ना। इसकी तो अनंत वैल्यू, x की वैल्यू मैं कुछ लूंगा तो y की वैल्यू कुछ आएगी, इसके तो अनंत मान प्राप्त होंगे, हम अनंत मान आएंगे। लेकिन यहाँ एक फिक्स वैल्यू आ रही, समझ गए हो कि नहीं। अब बस हमें जब क्वेश्चन आता है तो के की वैल्यू दे देते हैं। जैसे मान लो कांच वाला ही बोल दिया, बोलता है कांच का कितना था, 7 था ना, हाँ, तो अगर बोल दिया दो आवेश कांच में रखें, एक दिन न्यूमेरिकल करवाया भी हूँ, करवाया था ना, पानी वाला करवाया था, जिस दिन का वीडियो नहीं बनाया था उस दिन वीडियो नहीं बनाया था, कांच वाला सवाल करवाया था। तो उसमें FM = लगाओगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको K इंटू Q1 Q2 है अपॉन R स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये और ये पूरा, मतलब ये पूरा, ये पूरी वैल्यू किसकी है, F की ही ना है, तो FM = हम सीधे कर दिए थे ये F अपॉन K है ना। तो यहाँ डायरेक्ट ये जो वैल्यू लाए थे वो रख दिए थे, लगता है मेरे हिसाब से 1.532 इंटू 10⁻³ करके आई थी, ऐसे आई थी कुछ, ऐसे ही कुछ आई थी, और बटे 81 ऐसे ही था कुछ। बस सीधे उसमें क्या कर देना है, परावैद्युतांक का भाग। आंसर नहीं आ रहा हो गया, मैं बस बता रहा हूं कि हमें इसको लाने के लिए, मीडियम का बल लाने के लिए क्या करना होगा, हवा वाले बल में परावैद्युतांक का क्या दे देना है, भाग। न्यूमेरिकल कराया था, उसको लिखे रहे ना, एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, उसके रिलेटेड एक भी न्यूमेरिकल। यहां से तुम्हारा परावैद्युतांक क्लियर है। बस याद रखना है कि वायु का परावैद्युतांक 1 होता है, धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, और कोई भी पदार्थ है उसका 1 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि अब हवा का 1 है तो कोई भी चीज आएगी हवा से तो ठोस ही होगी, तो हवा से ज्यादा ही होता है सबका, हवा से कम किसी का नहीं होता। बस 2-3 बातें याद रखना। किसी माध्यम का परावैद्युतांक वो 1 से ज्यादा है, लेकिन विद्युतशीलता लाने का फार्मूला क्या है, ये वाला, ये क्या है, विद्युतशीलता लाने का फार्मूला, माध्यम की विद्युतशीलता बराबर परावैद्युतांक गुणे वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। कोई दिक्कत, वायु वाली तो याद हो गई होगी रोज लिख लिख के, अब लाना हो तो बस, जैसे वो 2 नंबर का क्वेश्चन आ नहीं सकता क्या, 2 नंबर में आ सकता है, न्यूमेरिकल नहीं रिपीट होते, न्यूमेरिकल नया बना के देता, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। चलो यहां से तुम्हारा परावैद्युतांक खत्म। अब जो हम लोग की कल से कहानी चलेगी वो कौन सी होगी, कौन सी आ जाएगी,
अच्छा, इसमें एक चीज अभी बताना रह गया था, 2 मिनट में बता देता हूँ। इसमें एकांक आवेश मैंने नहीं बताया था ना। एकांक आवेश समझ लो यार, ये 2 लाइन का टॉपिक है। क्या है, जब भी कूलाम का नियम आता है तो एकांक आवेश के साथ आता है, इसको यूनिट चार्ज कहते हैं। ठीक, हमने F इक्वल टू क्या पढ़ा था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर पढ़ा था। तो अगर हम यहाँ देखें सारी वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज, Q1 Q2 और R की वैल्यू, यदि हम क्या करते हैं, यदि हम कितना करते हैं, क्या करते हैं, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 कूलाम ले लें, R की वैल्यू क्या ले लें, 1 मीटर ले लें, तो हमें जो F प्राप्त होगा कितना आएगा, 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 1 बटे 1 का स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर से 1 कट गया तो जो प्राप्त हुआ कितना हुआ, 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन, है ना। तो इसकी परिभाषा ये बनी कि यदि दो चार्ज, एक चार्ज ये हो गया और एक चार्ज ये हो गया, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो, दो चार्ज एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो और उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल, ये जो बल लग रहा है वो बल कितना हो, ये 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन हो, उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन, इसका मतलब 9 बिलियन हम कह सकते हैं, है ना, 9 बिलियन न्यूटन बल, इतना ज्यादा बल। इतना जब ज्यादा बल लगे तो उनमें से प्रत्येक चार्ज, यानी इसको भी और इसको भी, तो उनमें से प्रत्येक चार्ज क्या कहलाता है, एकांक आवेश कहलाता है। कूलाम का नियम कभी अकेले नहीं आता, कूलाम का नियम हमेशा एकांक आवेश के साथ आता है। जैसे बायो-सेवर्ट वाला बताया था मैंने, बायो-सेवर्ट वाला जब भी आता है वो धारा के मात्रक की परिभाषा के साथ आता है, वो थोड़ा टेढ़ी परिभाषा है, जो लिखी वही लिखना भी है, असली परिभाषा कौनो बुक डालो वही मिलेगी परिभाषा। तो यहाँ एकांक आवेश क्या है, यदि दो आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल समान है, तो प्रतिकर्षण बल 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन हो, तो उनमें से दोनों आवेशों को एकांक आवेश कहते हैं। बस रटना नहीं पड़ेगा। यहाँ से आपका आवेश उवेश वाला टॉपिक हो गया खत्म। अब जो हमारी चीज शुरू होगी वो आ जाएगी विद्युत क्षेत्र। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र से न्यूमेरिकल बहुत सारे दिए हैं, ठीक। विद्युत क्षेत्र थोड़ा लंबा चलेगा, बढ़िया टॉपिक है, इस महीने जहां तक हम लोग खत्म कर देंगे। बाय बाय। ये वाला वीडियो लंबा बन गया है ना।